Hello friends, this is Aswani Sarnarjun, and today we are going to start a very important topic of law of tort, that is remoteness of damages. फ्रेंड्स, ये टर्म जो है वो हम लोग इससे पहले भी कई टॉपिक्स में देख चुके हैं, जैसे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, कुछ केसेस हमने देखे हैं और हमने ये देखा है कि कोई भी पर्सन जो है वो लायबल बनाया जा सकता है केवल अपने जो भी उसने एक्ट किया है उसके डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। अगर कोई बहुत ही रिमोट कॉन्सिक्वेंस है तो उसके लिए जो है लायबल नहीं बनाया जा सकता। तो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस में मेनली हम ये देखेंगे कि कोई पर्सन अपने किसी भी एक्ट के कॉन्सिक्वेंस के लिए कहां तक लायबल बनाया जा सकता है, क्योंकि एक एक्ट के कई कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। अगर हमने कोई एक्ट किया है उसका एक कॉन्सिक्वेंस हुआ, उससे दूसरा कॉन्सिक्वेंस हुआ, उसकी वजह से तीसरा कॉन्सिक्वेंस हुआ। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि हम अगर किसी को लायबल बनाएंगे तो वो कहां तक बनाएंगे। यही कॉन्सेप्ट हमारा कहलाता है रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। इसकी लायबिलिटी को चेक करने के लिए जो है वो दो टेस्ट बताए गए हैं, जिन दो टेस्ट के आधार पे हमें डिसाइड कर सकते हैं कि किसी पर्सन की लायबिलिटी कहां तक होनी चाहिए। तो पहले तो टेस्ट जो आया वो रीजनेबल फोरसाइट का आया, पूर्वानुमान का नियम, कि अगर एक प्रूडेंट पर्सन ये प्रिज्यूम कर सकता है कि उसके पर्टिकुलर एक्ट का ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है तो वो लायबल होगा, और अगर एक प्रूडेंट पर्सन प्रिज्यूम नहीं कर सकता है तो उसकी लायबिलिटी भी नहीं होगी। इसके बाद कॉन्सेप्ट आया डायरेक्टनेस का, कि अगर किसी के किसी भी एक्ट का कोई डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस हुआ है तो फिर उसकी लायबिलिटी होगी, और अगर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं हुआ है तो उसकी लायबिलिटी नहीं होगी, चाहे वो प्रिज्यूम कर सकता हो या ना कर सकता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाद में जाके फिर वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट जो है वो रीअफर्म कर दिया गया और उसी को फॉलो किया जाता है आगे के केसेस में। टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट का, कि अगर एक प्रूडेंट पर्सन ये पूर्वानुमान लगा सकता है, वो ये प्रिज्यूम कर सकता है कि वो जो एक्ट कर रहा है उसका ये भी कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, अगर वो प्रिज्यूम कर सकता है तो उसकी लायबिलिटी भी होगी। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि प्रिजम्पशन जो है उस पर्सन पे डिपेंड नहीं करेगा, प्रिजम्पशन इस बात पे डिपेंड करेगा कि एक प्रूडेंट पर्सन क्या सोचता है इस बारे में। क्या एक प्रूडेंट पर्सन जो है वो प्रिज्यूम कर सकता है उसको? अगर एक प्रूडेंट पर्सन प्रिज्यूम कर सकता है तो उसकी भी लायबिलिटी हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन जो एक स्टार्टिंग में एक जनरल कॉन्सेप्ट हमने आपको दे दिया है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, फैक्ट उसमें ऐड ऑन होते जाएंगे। So we can say once a wrongful act has been committed in tort, it can have multiple consequences. The consequences can have further consequences. These consequences of consequences can become a long chain, and at times the problem of the liability of the defendant comes up. The question that this particular topic deals with is how far can the defendant's liability be stretched for the consequences of the defendant's tort. अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है किसी ने तो लायबिलिटी फिर कहां तक हम उसको दे सकते हैं, क्योंकि कई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। To understand this very topic, we are going to discuss a very simple example. In this example, we see that the defendant, who was a cyclist, negligently hits a pedestrian. Incidentally, the pedestrian happened to be carrying a bomb, and due to the negligence of the defendant, the pedestrian falls and the said bomb explodes, resulting in the death of the pedestrian. Now, due to the explosion of the bomb, a nearby building catches fire and 5 of its residents die. As a result of the fire, the building collapses and nearby structures are destroyed, resulting in 20 more deaths.
Further, the destruction of nearby shops results in pecuniary losses to the shop owners. अब एक ही एग्जाम्पल है जिसमें कोई साइकिल चलाने वाला है और साइकिल चलाने वाला अगर कोई पर्सन पैदल जा रहा है, अब अगर ये साइकिल चलाने वाला उस पैदल चलने वाले को टक्कर मार देता, अब जो पर्सन पैदल चल रहा है उसके पास एक बैग है जिसमें बम है, टक्कर मारने की वजह से ये गिर जाता है, उसका बम जो है वो फट जाता है। बम फटने की वजह से एक तो इसकी डेथ हो जाती है पेडेस्ट्रियन की, दूसरा इससे आसपास की बिल्डिंग्स में आग लग जाती है, वहां कई लोग जो है उनकी डेथ हो जाती है। वो बिल्डिंग्स जब आसपास गिरती हैं तो वहां कई लोग इंजर्ड हो जाते हैं, तो इससे कम से कम नहीं तो लगभग 20 लोगों की डेथ हो जाती है, काफी लोग जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पेक्युलरी लॉस भी होता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसकी लायबिलिटी कहां तक होनी चाहिए। In the above example itself, we can see how a tort of negligence committed by the defendant can result in consequences that were neither intended by the defendant nor comprehended by him beforehand. Such a situation creates question for assigning blame. अब यहाँ पे जो साइकिल चलाने वाले ने एक नेग्लिजेंस किया जिसकी वजह से दूसरे को धक्का लगा, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंस हुए हैं वो तो ना उसने कभी इंटेंड किए थे, ना उसका ऐसा आशय था कि हम जो है वो इसके पास बम है, उस बम को हम फोड़ दें जिससे इतने लोग इंजर्ड हो जाए, और ना ही वो ये प्रिज्यूम कर सकता था। तो फिर कैसे लायबिलिटी डिसाइड हो? इसकी लायबिलिटी को डिसाइड करने के लिए कॉन्सेप्ट प्रॉक्सिमेट कॉज का आया। इन द केस ऑफ स्कॉट वर्सेस शेफर्ड, इट इज आल्सो नोन एज द स्क्यूब केस। In this case, a person A threw a lighted scoop into a crowd. The scoop fell on a person B. B, in order to prevent injury to himself through that scoop further, it landed on another person C, who in turn threw it further and it finally exploded on a person D, thereby injuring him. As a result of the explosion, D lost one of his eyes. डी ने अपनी आई को लॉस्ट कर दिया। एक्चुअली में क्या हुआ कि ये देखा गया कि क्या जो कॉन्सिक्वेंस हुए हैं उसका अप्रॉक्सीमेट कॉज क्या है, रीजन क्या है उसके पीछे। द स्क्यूब केस कहा जाता है ये स्कॉट वर्सेस शेफर्ड का। इसमें स्क्यूब एक आग जलती रहती है उसमें, अब उसको एक पर्सन जो है वो क्राउड से फेंक देता है। अब किसी भी पर्सन के पास क्राउड में जब ये चीज जाती है तो वो अपने आप को बचाने के लिए तुरंत क्या करता है, किसी भी पर्सन के पास अगर कोई चीज जाएगी तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो पर्सन अपने आप को बचाता है तो वो दूसरे पे चली जाती है, दूसरा अपने को बचाता है तीसरे पे चली जाती है। मतलब फेंकता ए है, ए से बी पे जाती है, बी से सी पे जाती है, सी से चली जाती है डी पे। डी की जो है वो अपनी एक लॉस्ट कर देता है आई को, उसकी आंख एक चली जाती है। क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इसके लिए ए को लायबल ठहराना चाहिए। यहाँ पे कोर्ट ए को लायबल मानता है और वजह क्या देता है कि प्रॉक्सिमेट कॉज। कोर्ट का ये कहना है कि जो डी को नुकसान हुआ है उसका प्रॉक्सिमेट कॉज यही है कि ए ने जो है वो फेंका। अगर ए ने उस जलती हुई आग को ना फेंका होता तो ना बी के पास जाती, ना बी से सी के पास जाती, ना सी से डी के पास जाती, ना डी को इंजरी होती। अब जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि देयर आर टू टेस्ट ऑफ रिमोटनेस। रिमोटनेस मतलब होते हैं बहुत दूर के कॉन्सिक्वेंस अगर हुए हैं, तो जो टेस्ट है वो दो ही टेस्ट है जैसा कि हमने डिस्कस किया, एक तो टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट का है, एक टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस का है। Now that we have seen that the law deems a person liable for the injuries caused which were proximate consequences of that person's act, one might ask about the parameters on which the court decides which act is the proximate one and which one remote. अब ये तो हमें पता लग गया कि proximate cause क्या है। अब कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सा अप्रॉक्सीमेट कॉज है और कौन सा रिमोट कॉज है, कैसे लायबिलिटी डिसाइड करेगी। तो इसके लिए दो टेस्ट हैं, टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट एंड टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। पहले हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट।
According to this test, if the consequences of a wrongful act could have been foreseen by a reasonable man, they are not too remote. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, रीजनेबल फोरसाइट का मतलब होता है अगर किसी पर्सन के द्वारा, किसी पर्सन मतलब रीजनेबल मैन, बाय अ प्रूडेंट पर्सन, अगर ये प्रिज्यूम किया जा सकता है कि उसके पर्टिकुलर एक्ट का ये भी कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, अगर हो सकता है तो उसकी लायबिलिटी हो जाएगी। इसके जो एडवोकेट थे या जिन्होंने इसको ज्यादा कहा वो पोलक थे, और केस था रिग्बी वर्सेस व्हिट का एंड ग्रीनलैंड वर्सेस चैपलिन का। उनका यही कहना था अगर एक रीजनेबल पर्सन प्रिज्यूम कर सकता है, प्रिजम्पशन कर सकता है, फोरसीन कर सकता है, पूर्वानुमान लगा सकता है कि उसके एक्ट का ये भी कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, तो उसकी लायबिलिटी होगी, अदरवाइज नहीं। अब अगर हम बात करें रीजनल फोरसाइट की, तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी। जैसे but here we must note that it would not be a sufficient defense in itself to say that the defendant did not foresee the consequences. Instead, it would be for the court to decide upon the standards of reasonability whether the consequences should have been foreseen by the defendant or not. अगर एक डिफेंडेंट केवल ये कह देता है कि हम इसको पूर्वानुमान नहीं कर सकते थे, हम तो ये प्रिज्यूम ही नहीं कर सकते थे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। कोर्ट ये देखेगा कि वेदर रीजनेबल पर्सन में प्रिज्यूम दिस पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंसेस और नॉट, कि एक रीजनेबल पर्सन क्या उस परिस्थिति में उस कॉन्सिक्वेंस को प्रिज्यूम कर सकता था, फोरसीन कर सकता था, पूर्वानुमान लगा सकता था जो हुआ है। अगर एक प्रूडेंट पर्सन लगा सकता था तो लायबिलिटी हो जाएगी, नहीं लगा सकता तो कोई लायबिलिटी नहीं होगी। दिस टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट लॉस्ट its popularity to the test of directness, but as we shall see later, it managed to regain currency among jurists. जैसा कि हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग में ही, जो रीजनेबल फोरसाइट का कॉन्सेप्ट था उसको ओवर रूल किया टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस ने, लेकिन फाइनली रीअफॉर्म हुआ कॉन्सेप्ट रीजनेबल फोरसाइट का। यानी पहले रीजनेबल फोरसाइट आया, उसके बाद डायरेक्टनेस आया, डायरेक्टनेस के बाद फिर जो है रीजनेबल फोरसाइट का कॉन्सेप्ट आ गया। अब टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस कैसे हम देखेंगे। According to the test of directness, a person is liable for all the direct consequences of his act, whether he could have foreseen them or not, because consequences which directly follow a wrongful act are not too remote. टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस का कहना था कि अगर कोई पर्सन ऐसा एक्ट कर रहा है जिसका जो भी डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस हो सकता है वो उन सब डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस के लिए लायबल होगा, whether that person is in position to presume or to foresee whether this particular consequences may be happen by this act. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो प्रिज्यूम कर सकता है या प्रिज्यूम नहीं कर सकता है, हर एक्ट के डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस के लिए उसकी लायबिलिटी होगी। Further, according to this test, if the defendant could foresee any damage, he will be liable for all the direct consequences of his wrongful act. To understand this particular test of remoteness better, it would suffice to look at the Repolymous case. और जो कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टनेस है ये दिया गया था रिपॉलिमिस केस में। रिपॉलिमिस केस अगर हम देखेंगे तो हमें क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट है क्या डायरेक्टनेस का। The relevant facts of the case are that the defendants chartered a ship to carry cargo. The cargo included a quantity of petrol or benzene in tins. There was a leakage in the tins and some oil was collected in a hold of the ship. Now, on to the negligence of the defendant servants, a plank fell in the hold and consequently sparks were generated. As a result of those sparks, the ship was totally destroyed by fire. In this case, the Privy Council held the owners of the ship entitled to recover the loss. Although such a loss could not have been foreseeable seen by the defendants, it was held that since the fire and the subsequent destruction of the ship was a direct consequence of the defendant's negligence, it was immaterial whether the defendant could have reasonably foreseen it or not. ये केस था रिपॉल्मिस का, जिसमें कुछ पर्सन ने एक शिप जो था हायर किया था कार्गो ले जाने के लिए, और क्या हुआ कि उसमें कुछ पेट्रोल या बेंजीन के टिन थे,
जिसमें से कुछ हल्का सा लीकेज हुआ और साइड में हल्के से उसके स्पॉट बन गए थे, इकट्ठा हो गया था। बाद में डिफेंडेंट के सर्वेंट जो थे, इनकी नेग्लिजेंस की वजह से वहां पे आग लग गई और शिप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। ओनर ने जब केस किया तो इन्होंने ये प्ली लिया कि भाई हम तो इसका कोई पूर्वानुमान ही नहीं लगा सकते थे कि कब यहाँ पे टिन रखे गए, उनसे जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे कोई स्पॉट होगा। अब कोई चिंगारी गिरने से अगर ये पूरा जल गया हल्का सा, तो बोले हमें इसका कोई आइडिया नहीं था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपको चाहे आइडिया हो चाहे ना हो, वेदर यू आर इन पोजिशन टू प्रिज्यूम दिस पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस और नॉट, दिस इज द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ योर एक्ट और डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ एक्ट। कोर्ट ने कहा कि आपके एक्ट का ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है, कि आपके वजह से हुआ है तो इसके लिए आपकी लायबिलिटी होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्टनेस का, वो दिया गया था इन द केस ऑफ रिपॉल्मिस। और इसमें यही इन्होंने कहा था कि अगर आपके एक्ट का कोई भी डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है तो आप उसके लिए लायबिल होगे, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसको प्रिज्यूम कर सकते हो कॉन्सिक्वेंस को या नहीं कर सकते। इसके बाद इस टॉपिक का जो लीडिंग केस है वो आया बैगन माउंट केस। देखिए जैसा कि मैंने लिखा है, द रीअफर्मेशन ऑफ द टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट, कि इसको रीअफर्म किया गया था। क्योंकि हमने पहले देखा कि पहला टेस्ट कौन सा आया था, रीजनेबल फोरसाइट का ही आया था। उसके बाद रिपॉल्मिस में उन्होंने क्या कह दिया, डायरेक्टनेस का कॉन्सेप्ट दे दिया। लेकिन फाइनली इन द केस ऑफ वैगन माउंट जो कॉन्सेप्ट था रीजनेबल फोरसाइट का, वो क्या किया गया, रीअफर्म कर दिया गया, यानी इसी को माना गया। एक्चुअली में इस केस में क्या था, द टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस दैट वाज upheld in the Repolmis case was considered to be incorrect and was rejected by the Privy Council 40 years later in the case of Overseas Tankship UK Limited versus Mott Stock and Engineering Company Limited, also popularly known as the Wagon Mount case। जो डायरेक्टनेस का कॉन्सेप्ट था, जो रिपॉल्मिस में इवॉल्व किया गया था 40 साल बाद वैगन माउंट के केस में, उसको इनकरेक्ट कह दिया गया और ये कहा गया कि जो रीजनेबल फोरसाइट का कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा सुटेबल है। एक्चुअली इस केस में हुआ क्या था, द वैगन माउंट वाज अ शिप व्हिच वाज चार्टर्ड बाय द अपीलेंट ने इसको चार्टर्ड किया था। It was taking fuel at a Sydney port at a distance of about 180 meters from the respondent's RAF. The RAF had some welding operations going on it. Owing to the negligence of the appellant's servants, a large quantity of oil was spilled on the sea, which also reached the respondent's RAF. Due to the welding operations going on there, molten metal from the respondent's RAF fell, which ignited the fuel oil, and a fire was caused. The fire caused a lot of damage to the respondent's RAF and equipment. एक्चुअली में हुआ क्या था कि एक शिप था जो हायर किया किसी ने, और उस पे सिडनी पोर्ट पे ये खड़ा हुआ था, इसमें फ्यूल भरा जा रहा था। फ्यूल भरते समय क्या हुआ कि कुछ लीकेज हुआ, जिसकी वजह से फ्यूल जो है वो लीक होके कहाँ गया, पानी में चला गया। अब फ्यूल तो हल्का होता है और ये पानी में तैरता रहता है, तो वो फ्यूल क्या था, पानी में तैरने लगा। वहां से 180 मीटर दूर पे एक रैक था जहां पे बिल्डिंग का काम चल रहा था। अब बिल्डिंग जब होता है तो उसके जो स्पार्क्स हैं वो निकल के पानी में गिर जाते थे, बुझ जाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब इस फ्यूल भरने की वजह से, इसकी नेग्लिजेंस की वजह से जो लीकेज हो रहा था उससे पूरे पानी पे ऑयल हो गया। तो वहां पे जब ये चिंगारी या स्पार्क्स जो है वो पानी में गिरा तो पानी के ऊपर तो ऑयल था, उसने आग पकड़ ली, वहां पे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तो केस फाइल किया गया कि इनकी वजह से हमारा जो नुकसान हुआ है, अगर ये ऑयल ना यहाँ पे लीक होता और पानी में ऊपर अगर ऑयल ना आता तो कभी भी हमारा नुकसान नहीं होता, हम तो वेल्डिंग का काम करते ही है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ट्रायल कोर्ट में जब ये केस गया, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, तो उन्होंने ये कहा कि जो अपीलेट है ये लायबिल है, इनकी लायबिलिटी बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि रिपोलमिस के आधार पे वो उसको डिसाइड कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई जो भी हुआ है वो डायरेक्ट कॉज इसी का है, अप्रॉक्सीमेट कॉज यही है कि अगर ऑयल ना होता पानी पे तो ये कभी भी नुकसान होता ही नहीं। बाद में ये केस गया प्रिवी काउंसिल के पास। प्रिवी काउंसिल ने क्लियर कट ये कह दिया
कि देखिए रिपॉल्मिस का लॉ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है और किसी भी पर्सन को उस एक्ट के लिए लायबल नहीं बनाया जा सकता जो एक प्रूडेंट पर्सन प्रिज्यूम ही ना कर सकता हो। ना तो इंटेंशन है उसका ऐसा करने का, ना वो प्रिज्यूम कर सकता है। तो बैगन माउंट के केस में फाइनली रीजनेबल फोरसाइट का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्रूव किया गया और ये कहा गया कि हर पर्सन केवल उसी एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए लायबल होगा जिसको एक रीजनेबल पर्सन, एक प्रूडेंट पर्सन जो है वो प्रिज्यूम कर सकता है। अगर कोई रीजनेबल पर्सन ये नहीं प्रिज्यूम कर सकता है, अब ये तो कोई नहीं प्रिज्यूम करेगा ना कि हम जो फ्यूल भरवा रहे हैं ये फ्यूल लीक कर जाएगा, फिर वो पानी पे बहेगा, उससे कहीं दूर जाके हमें पता भी नहीं कहीं बिल्डिंग हो रही है, उसकी चिंगारी निकलेगी, वहां नुकसान हो जाएगा, आदमी कहाँ तक फोर्सिंग करेगा। So we can say in this case the trial court and the Supreme Court held the appellants liable for the damage to respondents based on the ruling in Repolmis, but when the case reached the Privy Council, it was held that Repolmis could not be considered good law and further, and thus the decision of the Supreme Court was reversed. It was held that the appellants could not have reasonably foreseen the damage to the respondent and therefore were not liable for the damage caused. Therefore, with this case, the test of reasonable foresight regained its authority. Regained का मतलब है क्योंकि डायरेक्टली से पहले ये आ ही चुका था, इसने अपनी अथॉरिटी को, अपनी इंपॉर्टेंस को दोबारा गेन किया। To determine the remoteness of damage and subsequently the liability of a person for the damage caused by him in cases of tort. और उसके बाद कई केसेस हुए जिसमें रीजनेबल फोरसाइट के ग्राउंड पर ही लाइबिलिटी डिसाइड की जाती है। जैसे ह्यूजेस वर्सेस लॉर्ड एडवोकेट का केस था, इसमें भी रीजनेबल फोरसाइट के ग्राउंड पे ही किया गया। इन दिस केस वर्कर्स एम्प्लॉयड बाय द पोस्ट ऑफिस लेफ्ट अ मेन होल इन द रोड unattended. Before they left the site, they covered the main hole with a tarpaulin entrance and placed several paraffin lamps around it. The 8-year-old plaintiff, attracted by the lamps, was playing around the main hole along with another child. One of the lamps was knocked down, causing an explosion in the main hole. The explosion resulted in damage to the plaintiff. In this case, the court held that even though the explosion was not foreseeable by the servants of the post office, the type of the damage was. Therefore, the defendants were held liable. ऐसे ही डॉटी वर्सेस टर्नर का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड केस हुआ और आगे जितने भी केसेस हुए हैं उसमें रीजनेबल फोरसाइट का कॉन्सेप्ट ही फॉलो किया गया है ज्यादातर सभी केसेस में। तो मेन आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आगे के ये दोनों केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि इनके नाम आपको पता हो, ये मोर देन सफिशिएंट है। आपको पता क्या क्या होना चाहिए कि रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का कॉन्सेप्ट है क्या। पहले अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट की बात हुई, दो टेस्ट है इसके, एक रीजनेबल फोरसाइट का, एक डायरेक्ट टेस्ट का। स्कॉट वर्सेस सेफर्ड का केस, उसके बाद रिपोलमिस का केस और फाइनली बैगन माउंट का केस जिसमें जो है ये रीअफॉर्म कर दिया गया कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स ये हमारा टोटल कॉन्सेप्ट है रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस पे और इसके साथ ही हमारा जो लॉ ऑफ टॉर्ट है उसका आज कंप्लीट हो जाएगा और इसको मैं आज ही जो है वो प्ले लिस्ट में डाल दूंगा जिसमें एक सीरीज में सब लेक्चर आपको मिल जाएंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आएगा और समझ में भी अच्छे से आएगा क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अगर इस चीज़ से आपको कुछ फ़ायदा अगर हो रहा है तो वो आपको फ्रेंड्स को भी होना चाहिए। बाकी यही है कि थोड़ा टफ टाइम है ये, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ प्लीज़ अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी हर बात मानिए। थैंक्स अ लॉट।